आज डिस्कस करेंगे फोर्जिंग और उसके टाइप्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में स्मिथ फोर्जिंग और उसके जो टाइप्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो बाकी के टाइप्स हैं फोर्जिंग के, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्जिंग होती क्या है। फोर्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा डाई यूज़ करके उनके बीच में हम एक हीटेड रॉ मटेरियल को रखते हैं और फिर हम डाइज की हेल्प से उसको रिक्वायर्ड फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। ये हमारी फोर्जिंग होती है। आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या है, ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग के अंदर क्या है, हमारे पास एक लोअर डाई होती है, ये फिक्स डाई होती है, और एक अपर डाई होती है, ये मूवेबल डाई होती है। ये जो डाई है अप और डाउन मोशन जा सकती है। ये जो अटैच है अपर डाई के साथ, इसको हम बोलते हैं रैम या फिर कनेक्टिंग शाफ्ट, आप इसको बोल सकते हैं। और हमारे पास दो रोलर हैं जो इस रैम को मोशन देंगे ऊपर और नीचे की तरफ। जब ये रोलर रोटेट करेंगे तो ये रैम हमारी ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे देखिए, अपर डाई में ये कैविटी बनी हुई है और लोअर डाई में भी सेम कैविटी बनी हुई है। तो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसकी शेप हम इस तरह की चाहते हैं। तो हमने ये दो डाई यूज की हैं उसके लिए। हमारे पास एक रॉ मटेरियल है जो हीटेड है, जो प्री हीट हमने किया हुआ है। हम इस हीटेड रॉ मटेरियल को इन दोनों डाइज के बीच में रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद ये रोलर्स हमारे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये रोलर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वो अपर डाई को मूव करेंगे, इस अपर डाई को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो डाई है वो इस जो हीटेड हमारा रॉ मटेरियल था इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा बार बार। तो 2 या 3 या 4 स्टेप के अंदर हमें हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो इस तरह का बनेगा। जिस तरह की हमारी डाई की शेप थी उसी तरह का हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो रॉ मटेरियल से हमने ये बनाया है। तो इस तरह से ड्रॉप फोर्जिंग काम करती है। बार बार इम्पैक्ट करते हैं हम रॉ मटेरियल के ऊपर तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। दूसरा है प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग सिमिलर है बिल्कुल हमारी ड्रॉप फोर्जिंग की तरह। इसके जो पार्ट्स हैं हम सेम ले लेते हैं। जैसे लोअर डाई है वो फिक्स डाई रहेगी और उसके अंदर ये शेप बनी हुई है, और ये अपर डाई है जो मूवेबल है, उसके अंदर ये शेप बनी हुई है। ये रैम है जो कनेक्टेड है हमारी अपर डाई के साथ। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोलिक सिलेंडर हम यूज करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर फ्लूइड के थ्रू चलेगा, ऑयल के थ्रू चलेगा, और ये इस पिस्टन को, इस रैम को मूव करेगा फ्लूइड की एनर्जी से। अब फ्लूइड की एनर्जी क्या है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हम क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग से अगर हम कंपेयर करें। तो प्रेस फोर्जिंग के अंदर हम फ्लूइड यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो ऑपरेशन है, हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो सिर्फ एक बार में ही हमें मिल जाएगा। एक बार रैम हमारी ऊपर से नीचे जाएगी और रिक्वायर्ड ये इम्पैक्ट उसके ऊपर डालेगी और हमें एक बार में ही फाइनल प्रोडक्ट दे देगी। ड्रॉप फोर्जिंग में हम इसको 3 या 4 स्टेप में पूरा करते थे, लेकिन प्रेस फोर्जिंग में क्या होगा, ये एक ही बार में पूरा कर देगी हमारा जो पूरा प्रोसेस है। तो हम एक रॉ मटेरियल ले लेते हैं। जो हमारे पास एक हीटेड रॉ मटेरियल है, हम इस रॉ मटेरियल को इस डाई के बीच में प्लेस करते हैं। यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब क्या होगा, हाइड्रोलिक सिलेंडर इस पिस्टन को या रैम को पुश करेगा नीचे की तरफ,
और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एक ही बार में ये इस रॉ मटेरियल को, हीटेड रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा। देखते हैं, एक बार आया और बस हमारा जो प्रोडक्ट था वो तैयार हो जाएगा। तो जो हमारी प्रेस फोर्जिंग है उसके हमें एडवांटेजेस हैं अगर हम ड्रॉप फोर्जिंग से कंपेयर करते हैं। ये हमें प्रोडक्ट एक ही बार में बना के दे देती है, जो इसकी स्क्वीजिंग पावर है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम एक बार में ही अपनी जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड है अपसेट फोर्जिंग। जो अपसेट फोर्जिंग है हम उसका यूज़ करते हैं नट के ऊपर का जो हेड बनाने के लिए उसका यूज करते हैं। जो हमारा बोल्ट होता है उसके ऊपर का जो हेड बनाते हैं उसके लिए हम अपसेट फोर्जिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास एक लोअर डाई होती है, इस तरह की एक लोअर डाई होती है जिसके अंदर ये शेप बनी हुई होती है। ये हमारी किस चीज़ की शेप है? जो हमारा बोल्ट है उसकी शेप। तो रिक्वायर्ड हम उसकी जो डायमीटर है वो इस डाई के अंदर होता है, और जो रिक्वायर्ड डायमीटर है उसके हेड का जो हमें बनाना है वो इस डाई के अंदर होता है। और हमारे पास होता है एक पंच। ये पंच इस जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल होगा ये पंच उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, हैमरिंग करेगा और हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स और हैं। हमारे पास एक रॉ मटेरियल है जो हमारा सिलेंड्रिकल बार की फॉर्म में होता है। ये हमारा सिलेंड्रिकल बार है, ये हमारा रॉ मटेरियल है अपसेट फोर्जिंग के लिए। तो ये जो बार है हम इस डाई के अंदर उसको प्लेस करेंगे और ये जो डाई है अच्छी तरह से इस सिलेंड्रिकल बार को ग्रिप कर लेगी। तो हम इस सिलेंड्रिकल बार को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। इस तरह से ये सिलेंड्रिकल बार इसके अंदर फिट हो जाएगी। ये थोड़ी बाहर रहेगी ताकि जब ये पंच इसके ऊपर इम्पैक्ट करे तो ये अपनी शेप को हमारी जो डाई है उसकी तरह ले ले और उसका हेड क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं, पंच आएगा और इसके ऊपर इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ये इम्पैक्ट करेगा तो ये जो हमारी सिलेंड्रिकल रोड है ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। डिफॉर्म होने के बाद ये इस डाई की शेप ले लेगी आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो डाई है वो क्या है? हमारा बोल्ट का हेड। तो कुछ टाइम बाद जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा? जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो हमारा इस फॉर्म में हमें मिलेगा। ये सिलेंड्रिकल बार थी और इसके ऊपर जो ये बना है ये बोल्ट का हेड हमने अपसेट फोर्जिंग से बना लिया है। ये जो डाई है ये अच्छी तरह से ग्रिप कर लेती है हमारी सिलेंड्रिकल बार को और उसके बाद ये पंच उसके ऊपर एक्ट करता है। अब जो ये अपसेट फोर्जिंग है ये हमारी दो तरह की होती है, एक तो ओपन अपसेट फोर्जिंग और एक क्लोज्ड अपसेट फोर्जिंग। जो हमारी क्लोज्ड अपसेट फोर्जिंग है वो इसी तरह की होती है, इस डाई के अंदर शेप हमारी बनी होती है और सिलेंड्रिकल बार हम यूज करते हैं, पंच उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है और रिक्वायर्ड डाई की शेप लेने के बाद हमारा ये बोल्ट हेड बन जाता है। लेकिन जो हमारी ओपन डाई है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सिर्फ ये डायामीटर हमारा होता है जो हमारा सिलेंड्रिकल बार का है, हमारा ये चीज उसमें नहीं होता। ऊपर से वो सीधी प्लेन होती है, ऊपर से सीधी प्लेन होगी। तो क्या होगा? जब पंच यहाँ से आएगा और इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा रोड के ऊपर, तो विदाउट जो हमारा ये कैविटी तो नहीं होगी, तो अपने आप ही वो जितनी जगह हम उसे जितना थिन करना चाहते हैं इस पंच की हेल्प से हम उतना थिन उसे कर सकते हैं। तो क्लोज के अंदर हम उसे ज़्यादा थिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमें प्रोवाइड होती है। लेकिन ओपन के अंदर यहाँ पे जब कुछ नहीं होगा तो पंच उसको कितना भी जिस हेड को कितना भी हम पतला कर सकते हैं, थिन बना सकते हैं।
तो इस तरह से हमारी वर्क करती है अपसेट फोर्जिंग। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।